Welcome everyone. Today we have with us CA Swapnil Kabra sir on the show. Everyone knows him. He's very famous on Twitter with his fantastic and in-depth Twitter threads on different analysis of different companies, topics of investing, etc., etc. Welcome on the podcast, sir. Thank you, Jay. Thank you so much. Great, sir. My first question to you is, how did you get interested in doing CA as you are yourself CA? That is my first Yes. question. And later part of the question is, how did you get interested in stock markets? Okay, okay. So जय एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को सीए मतलब ओरिजिनली नहीं करना था. मेरे को एक्चुअली डॉक्टर बनना था. सो होता क्या है कि हम लोगों के टाइम पे एक एग्जाम हुआ करती थी सीईटी नाम की एंट्रेंस एग्जाम. तो वो एंट्रेंस एग्जाम मैंने दी और उसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 मार्क्स से मेरा कुछ मेडिकल एंट्रेंस का सीट रह गया था. सो मेरे घर में बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी थे. फॉर एग्जाम्पल मेरे दोनों भी मामा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे. मेरा भाई खुद सीए कर रहा था, बाद में उसने सीए छोड़ दिया, बट इवेंचुअली फैमिली में सभी लोग सीए कर रहे थे और वो एक बैकग्राउंड था फैमिली का. सो दैट गॉट मी इंटरेस्टेड इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सीए करते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि बहुत कम साल में हम लोग जल्दी सीए बन सकते हैं. सो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है सीए कोर्स का. सो वो सोच के मैंने सीए एग्जाम्स दिए. तो मतलब मेरा तो पूरा उल्टा था. मतलब मैंने पहले साइंस बैकग्राउंड से स्टडी करके फिर मैंने सीए कोर्स स्टार्ट किया. मतलब सीए मेरी जर्नी स्टार्ट की. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 11th 12th अपना साइंस में किया और उसके बाद यस कॉमर्स में यस. आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट एक्चुअली. किया. ओके. उसके बाद मैंने सोचा कि सीए करते हैं. तो बोलने का मीनिंग ये है कि सीए कोई भी कर सकता है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप 11th और 12th स्टैंडर्ड पहले आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहोगे तो आप सीए कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आई एम वन ऑफ देम जिन्होंने साइंस लेके बाद में सीए करियर जो है वो चूज किया. ग्रेट सर. तो वो यस. इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आपने 11th 12th में साइंस ले लिया था, उसके बाद आपने सडनली मेडिकल के बाद सडनली आप सीए में शिफ्ट हो गए? सी एक्चुअली मेन इशू क्या रहता है, मतलब मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा. मैं जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था तो होता ये है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करने में. तो मेरा ऐसा था कि मेरे को वापस वो एंट्रेंस एग्जाम रिपीट नहीं करनी है. तो मैं ऐसा कोई करियर देखना चाहता था जो जिससे मैं फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी बाकी सब लोग वो कर चुके थे. तो एक आइडिया था बेसिकली कि सीए क्या होता है और वो क्या करता है और वो स्कोप क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का. सो सेकेंड ऑप्शन था बट मेरा, बट आई एम वेरी ग्लैड कि ये मैंने किया है. बिकॉज अगर पहले अगर मेरे को ये मिलता था और मैं पहले ही अगर डिसाइडेड रहता था तो मतलब और बेटर तरीके से शायद मैं इस कोर्स को परस्यू कर पाता था. बट नेवरदलेस मैं अभी सीए हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बिकॉज बहुत जल्दी ये कोर्स होता है, प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज अपने पास काफी ज्यादा रहते हैं जब हम लोग बहुत जल्दी सीए बन जा रहे हैं. व्हाट वाज योर जर्नी इन सीए लाइक सर? मतलब आपने अभी 11th 12th में साइंस किया, उसके बाद आपने सीए में एडमिशन ली, तो उसके राइट. बाद का प्रोसेस कैसे था? उसके बाद सी लिटरली सीए शुरुआत में क्या लिया? होता है. हाँ. राइट राइट. क्या तो कंटिन्यू क्या होता कंटिन्यू. है कि जो जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से आते हैं सीए कोर्स में, उनको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक्स पे वर्क करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी इज वन सच सब्जेक्ट जहाँ पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. तो मैंने काफी मेहनत की थी. कुछ दोस्त बनाए थे जो मेरे को बताते थे अकाउंटेंसी के बारे में. कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के बाद में मेरे को अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बेटर लगा, मतलब समझ में आया. उसके बाद एक्चुअली सीए कोर्स में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल लॉ इज वन सच सब्जेक्ट जो मेरे को पर्सनली काफी पसंद है. अभी मैं खुद मतलब आई एम इनटू कोचिंग, मैं पढ़ाता हूँ सीए स्टूडेंट्स को. तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ एंड इकोनॉमिक्स. तो ये दो सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत शुरुआत से ही पसंद है और सीए के हर लेवल पे ये सब्जेक्ट्स होते ही है, यानी कि लॉ तो होता ही है. सो अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इवन टैक्सेशन इज वन सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मेरे को काफी पसंद है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इंटरेस्ट बनता गया और एक्चुअली काफी छोटा कोर्स होता है, 3 लेवल्स ही होते हैं इसके. तो धीरे धीरे एग्जाम्स क्रैक होने के बाद में आई बिकेम सी एट द एज ऑफ 22. सो दैट वाज द एंटायर जर्नी ऑफ सीए. ग्रेट सर. लेकिन बहुत लोगों को मिथ होता है कि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीए को होने में, लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, और आपने सिर्फ राइट. 22 के एक्चुअली एज में क्रैक कर लिया. डिफिकल्ट
डिफिकल्ट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज। मैं बोलूंगा सीए एग्जाम्स वास्ट है काफी, मतलब उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि वो स्टूडेंट जो है ना वो सिलेबस देख के थोड़ा डर जाता है। ठीक है, Got एक्चुअली it. सीए जो एंटायर कोर्स है वो बहुत सिंपल कोर्स है, बट दिस सिलेबस इज वेरी ह्यूज। तो सिलेबस की वजह से, प्लस एक चीज और मैं आपको स्लाइड में डिस्कस करके बताऊंगा कि सीए में जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो वो क्राइटेरिया की वजह से जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट सीए नहीं बन पाते। यानी कि एक मैं अगर ब्रॉडर आपको थीम बताऊं सीए में पास कैसे होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में अगर पास होते हो तो ही आपको नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। यानी कि अगर मैं कोई एक आधा सब्जेक्ट जो है उसमें पास हो जाऊं, पासिंग मार्क्स 40% मार्क्स पे आप पास होते हो, तो मैं पास नहीं होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा अनलेस मैंने पूरा ग्रुप क्लियर किया है। तो ग्रुपिंग का यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म होता है, पास करने का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है, प्लस सिलेबस काफी वास्ट है। तो ये एक दो रीजन है जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अटेम्प्ट लग जाते हैं सीए बनने में। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। आई वोंट से सीए डिफिकल्ट है, बिकॉज जब मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड के, बट वो आसानी से क्रैक कर लेते। आसान नहीं बोलूंगा मैं, बट अगेन हार्ड वर्क वाला कोर्स है। तो इफ यू आर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट यू कैन वेरी वेल क्लियर द एग्जाम। सिलेबस खाली वास्ट है, सिर्फ वास्ट सिलेबस है, दैट इज द ओनली पॉइंट। Got it, got it, got it, sir. Another यस question जो मुझे था सर कि सीए और मेजर डिग्रीज में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मतलब इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग कोर्स, आप 12th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग करते हो, तो सीए में कैसा राइट। सेम प्रोसेस होता है कि आप बीकॉम के साथ सीए करते हो? नहीं, बीकॉम जो है वो एडिशनल कोर्स हो गया। एक्चुअली सीए का जो पूरा जर्नी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर 12th, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। तो मेन मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ सीए कोर्स में क्या होता है, बाकी सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कोर्सेज क्या होता है। अगर सपोज कोई बोल रहा है इंडिया में कि मैं इंजीनियर हूँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उसको ये पूछना पड़ेगा आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की। ठीक है, मतलब आईआईटी इंजीनियर भी हो सकता है, दूसरे कोई कॉलेजेस से भी वो इंजीनियर बन सकता है। सेम इज विद मेडिकल एग्जाम अगर आप देते हो तो आप कौन से कॉलेज से आपने मेडिकल एग्जाम क्लियर किए, हर एक का क्राइटेरिया और हर एक का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। दैट इज नॉट द केस विद सीए कोर्स। सीए में क्या होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि अगर महाराष्ट्र में बैठा हुआ कोई पर्सन अगर सीए एग्जाम दे रहा है, ठीक है, या फिर से तमिलनाडु में बैठा हुआ कोई पर्सन सीए एग्जाम दे रहा है, ये दोनों भी जो लोग होंगे वो सेम एग्जाम्स देंगे, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये पूरे कोर्स को मैनेज करती है। यानी कि हर जगह जो क्वालिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग बोलते हैं वो सेम ही रहेगा, बट क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स इट विल डिफर ड्रास्टिकली। इनफैक्ट आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैकेजेस भी कितने चेंज हो जाते हैं। किसी ने अगर कोई रेप्यूटेड जगह से अगर इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक किए और कोई दूसरे नॉर्मल से इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर वो पास होता है तो काफी डिफरेंस आ जाता है। दैट इज नॉट द केस विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इधर सब यूनिफॉर्म वे में होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज वे में गवर्न होता है। तो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वो हर एक चीज को मैनेज करती है और रेगुलेट करती है। Got it, सो got दैट it, इज got मेन it, डिफरेंस। यस। got it. And what's the journey after it? Like रजिस्टर होने के बाद दिल्ली के इंस्टीट्यूट के साथ उसके बाद प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? Like how do candidate prepare for the exam? राइट, सो एक्चुअली देन मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, इफ यू डोंट माइंड आई कैन गो थ्रू द प्रेजेंटेशन, इट माइट क्लियर मैक्सिमम ऑफ योर क्वेरीज, और अगर कुछ रहता है तो देन वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। More राइट, than happy, sir. More than happy. यस यस, श्योर श्योर श्योर। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। Sure, sure. या इफ यू कैन allow me to share the screen. Oh yeah, sure, sure, sure. Yes. Yeah, I think now you will be able to. Okay, is the presentation visible? Yeah, yeah, it's visible. Yes, yes. So I'll go through everything which I have prepared, all about CA codes. तो आपके जो भी queries है वो clear हो जाएंगे, right? Sure. So सबसे पहले तो बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है, frankly speaking, जितना popular डॉक्टर या इंजीनियर जैसे कोर्सेज जितने पॉपुलर है, मतलब अगर स्कूल लेवल पे कोई अगर बच्चा है उसको भी समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर यानी क्या करता है, या फिर से इंजीनियर का काम क्या है, राइट? तो शुरुआत एक्चुअली स्ट्रगल यही से है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काम क्या करता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़े और छोटे विलेजेस या छोटे सिटीज में देखें तो बहुत सारे लोगों को है ना कंफ्यूजन होता है कि कोई सिर्फ एक कोई टैक्स प्रैक्टिशनर है,
कोई टैक्स का एग्जाम अगर क्लियर करके अगर टैक्स प्रैक्टिस कर रहा है वो और सीए को सेम समझते हैं, या फिर उसे और लॉयर या एडवोकेट को सेम समझते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो ब्रॉडर वे में सीए क्या क्या कर सकता है, जैसे कि टैक्सेशन बहुत ही मेन सब्जेक्ट है पूरे सीए कोर्स में। सो यू कैन बिकम अ टैक्स एडवाइजर, राइट। या फिर आप ऑडिटर बन सकते हो, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक खास चीज बताऊंगा, जब भी हम लोग कोई कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं जो हम लोग ईयर एंड पे चेक करते हैं, तो उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली बोला जाए तो ऐसा हम लोग इसको क्लियर बोल सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू कंपनी ऑडिट एंड मेनी सच ऑडिट्स, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी का ऑडिट होता है, इट इज नेसेसरी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट जो है वो करे और बताए कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सब कुछ सही है, ट्रू एंड Got फेयर it. रिव्यू बताते हैं, राइट। सो ऑडिटर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पे इस एरिया में और कोई दूसरा प्रोफेशनल नहीं है जो बेसिकली सीए के इस काम को रिप्लेस कर सके, राइट। देन दिस दिस जीएसटी एक्सपर्ट, ऑफ कोर्स जीएसटी जब से ये पूरा लॉ आया है इसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो ये एरिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एरिया में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट। देन देयर इज दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि अगेन बैलेंस शीट जो बनती है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सीए बेसिकली एक्सपर्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझने में और उसको इंटरप्रेट करने में, राइट। देन देयर इज मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, यानी कि कंपनी बनाना है तो इन दैट केस सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन वैल्यूअर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अलग एक एरिया होता है, वैल्यूएशन के केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। देन देयर इज कंपनी लिक्विडेटर, जब कोई कंपनी को बंद किया जाता है, लिक्विडेशन का जो केस होता है, इन दैट केस एज वेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो Got it. बेसिकली ये जो मैंने अभी बताया, दिस इज ओनली द ब्रीफिंग। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जैक्टली क्या करता है। सो एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, वहां सीए का रोल कहीं ना कहीं आएगा। सो दिस इज Got it. अ ब्रॉडर वे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका रोल मेजरली ये एरियाज में तो होता ही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं पर्सनली मैं खुद कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, राइट। तो मैंने जो किया है वो बहुत अलग किया है। बोलने का मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यू हैव मेनी डोर्स ओपन, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, दीज आर फ्यू ऑफ देम जो आप कर सकते हो, राइट। देन मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा सीए कोर्स के। तो एग्जैक्टली क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट सीए कर रहा है तो बेसिकली उसके 3 लेवल्स होते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन की टोटल 3 जो लेवल्स है उसमें फिल्टर हुआ है। बेसिकली सीए फाउंडेशन में जो स्टूडेंट होता है, सारे स्टूडेंट हो सकता है सीए इंटर तक ना पहुंचे, क्योंकि अगेन सीए फाउंडेशन का जो परसेंटेज होता है, पास परसेंटेज, वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। Got it. जैसे आप सीए फाउंडेशन जो बेसिक एग्जाम है वो क्लियर करोगे, उसके बाद सीए इंटर एग्जाम में आपका पास परसेंटेज और कम हो जाता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है, और सीए Got it. फाइनल इट इज द टफेस्ट एग्जाम। सो बेसिकली इस तरीके से वो फिल्टर बनाया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, बाकी दूसरे कोर्सेज अगर हम लोग देखें ना, तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत टफ होती है, राइट। फॉर एग्जांपल आईआईटी Oh, एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको अगर क्रैक करना है तो वहीं पे स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है। इधर कैसा है, इधर बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी है, बट जैसे स्टूडेंट आगे जाते जाएगा वो ज्यादा डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी और got it. ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा एंटायर कोर्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज फाउंडेशन, द एंट्रेंस एग्जाम, देन देयर इज सीए इंटरमीडिएट, सीए इंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और फिर लास्ट में सीए फाइनल। सो इस तरीके से 3 लेवल्स हैं। और और ये एक्चुअली 3 इसका लेवल जो कितने सालों टोटल, में कंप्लीट होते हैं सर? हाँ एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे वही बताया है कि पूरा जर्नी कैसे होगा। सो Yeah. अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद सोच रहा है सीए करे, तो पहले तो 11th स्टैंडर्ड के लिए उसको 1 साल लगेगा, फिर 12th Correct. स्टैंडर्ड के लिए उसको 1 और साल लगेगा, ठीक है। Correct. 12th स्टैंडर्ड के बाद में कोई स्टूडेंट जो है वो सीए फाउंडेशन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दे सकता है, ठीक है। Okay. यहाँ वैसे मैंने 6 मंथ्स लिखे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट अगर आप पहले से रजिस्टर करोगे तो और भी जल्दी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। वैसे सीए के एग्जाम्स जो होते हैं ना, कोई भी लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई एंड Okay. नवंबर। मतलब अगर कोई स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर अटेम्प्ट में फेल होता है तो वो अगला अटेम्प्ट उसी साल में दे सकता है। सो Okay. दिस इज द ब्रॉड स्ट्रक्चर। सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर होते ही सीए इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है वो 9 मंथ्स में उसको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद 3 इयर्स का आर्टिकलशिप होता है। आर्टिकलशिप बेसिकली मींस आपको कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आर्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ता है,
और वो ट्रेनिंग के बाद में फिर आपका सीए फाइनल का एग्जाम होता है। तो अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं तो अगर 10th के बाद कोई सोच रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years में वो सीए बनेगा, राइट। तो अगर मैं एज वाइज बताऊं तो कोई स्टूडेंट अगर सारे एग्जाम सपोजिंगली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 22 years की एज में, 21 to 22 years की एज में वो सीए बन जाएगा। ठीक है, आई माई सेल्फ क्लियर्ड दिस एग्जाम एट द एज ऑफ 22। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम 21-22 एज में क्रैक किए। सो ये ब्रॉडर थीम है, सीए का पूरा जर्नी इस तरीके से होता है, राइट। देन आई वुड आल्सो लाइक टू डिस्कस कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैं ब्रीफली बताता हूँ, डिटेल में ना जाते हुए ब्रीफली आपको मैं मतलब ऊपर ऊपर से बताता हूँ, ताकि कोई अगर नया भी कोई पर्सन है जिसको कुछ आइडिया नहीं सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ब्रीफली हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हर लेवल के सब्जेक्ट्स किस तरीके से इन्होंने बनाए। सही है, तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो सीए फाउंडेशन एग्जाम में बेसिकली टोटल 4 पेपर्स होते हैं, करेक्ट। तो टोटल 4 पेपर्स जो है वो 400 मार्क्स के हिसाब से बने हुए हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा। तो ब्रॉडली इसमें सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, एक तो आएगा अकाउंटेंसी, ठीक है। सो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का आता है। उसके बाद बिजनेस लॉज नाम का एक सब्जेक्ट है जिसमें सारे बेसिक लॉज होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या फिर कंपनी से जुड़ा हुआ लॉ है, वो सब इसमें आता है। बिजनेस लॉज है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ पे आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी एंड ऑल ये सब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन देयर इज मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये तो बेसिक सब्जेक्ट जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ता है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, सो इकोनॉमिक्स भी शुरुआत से इन्होंने इंक्लूड किया पूरे कोर्स में। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है। सो जैसे मैं बोल रहा था, जैसे आपने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि सीए एग्जाम जो है वो टफ है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया पासिंग का कैसे होता है। सो ये 100 जो मार्क्स के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट होती है उनका बोलना ही होता है कि हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो अगर अकाउंट्स में पास होना है किसी तो मिनिमम 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए, राइट। सपोजिंगली कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाता है तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 40 into 4 यानी कि 160 मार्क्स ला रहा है, सही है। सो अगर मैं आपको यहाँ ब्रॉडली बताऊं, टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। सो 40 मार्क्स अगर सपोजिंगली वो हर सब्जेक्ट में स्कोर करता है तो हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास हो रहा है, बट अगर हम लोग टोटल चेक करें तो इसका टोटल 160 मार्क्स ही हो रहा है, करेक्ट। सो इंस्टीट्यूट का बोलना एक और चीज है, आपको एक और कंडीशन मीट करना होगा ताकि आप पास हो। तो यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि आपको जो टोटल 400 मार्क्स है इसमें से आपको 50% मार्क्स लाना है। 50% यानी कि आपका जो एग्रीगेट है सभी सब्जेक्ट्स का मिला के इट मस्ट बी 200 मार्क्स। So even if you're actually passing in all the subjects, you haven't actually cleared the exam because आपने 50% passing का criteria fulfill नहीं किया। So this is one criteria। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर पास भी हो गए, सपोज किसी को 40 मार्क्स आ गए हर सब्जेक्ट में, उसको फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर से उसको सीए फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ेगा। एंड दिस एग्जाम एज डिस्कस्ड अर्लियर ये साल में 2 बार होता है। सो मई एंड नवंबर, इस हिसाब से आपको 2 बार वो एग्जाम को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आपके पास मौके होते हैं 2 बार आप साल में एग्जाम दे सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्यों सीए एग्जाम का रिजल्ट इतना कम आता है। बाकी सारे जो दूसरे कोर्सेज होते हैं उसमें ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होता, जितना मेरे को पता है ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क होता है, जो एग्रीगेट लेवल पे जो पासिंग होता है दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस ओनली इन सीए एग्जाम्स। सो सीए फाउंडेशन में ब्रॉडली 4 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग और आगे के लेवल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल सीए इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है, अगर कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन एग्जाम पास हो जाता है, सो जो सेकंड लेवल है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, उसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 में अगेन 4 सब्जेक्ट्स है, इसका टोटल भी 400 मार्क्स होगा, और ग्रुप 2 का भी अगेन सेम, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो इसका भी टोटल 400 मार्क्स का होता है। सो अगेन सब्जेक्ट्स मोर और लेस ब्रॉडली वही है, थोड़े और इन्होंने ऐड किए। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, लॉज, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्टिंग, जिससे समझ में आएगा कि कोई चीज का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट शीट एंड ऑल, फैक्ट्रीज में कैसे काम किया जाता है। सो दिस इज अगेन वन सच सब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकल यूज काफी ज्यादा है, ओके। उसके बाद में टैक्सेशन, अगेन दिस इज वन वेरी 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 वास्ट सब्जेक्ट। इनफैक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ टैक्सेशन, तो मेरे को पता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत सारे इसकी 1000 पेजेस के इसके रेफरेंस बुक्स होते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। दे जोकिंगली से दैट अगर आप इंडिया में 2 चीजें करो तो आप
कहीं पे भी जाके दो चीजें कर सकते हो। वन इज इंडिया के रोड पे गाड़ी चलाना, अगर आप इंडियन रोड्स पे गाड़ी चलाना सीख लोगे तो आप कहीं पे भी जाके गाड़ी चला सकते हो। सिमिलरली अगर आप इंडिया के कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन लॉ समझ लो अच्छे से, सो आप कोई भी कंट्री का टैक्स का लॉ आराम से समझ लोगे, बिकॉज दिस इज वन सच कॉम्प्लिकेटेड, प्लस दिस इज वन सच सब्जेक्ट जो हर साल चेंज होता है, बिकॉज इन एवरी ईयर व्हाट हैपेंस, बजट आता है, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, टैक्स के लॉस को अमेंड करते हैं। सो दिस इज वन सच सब्जेक्ट जहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता आपने एक बार पढ़ के इसको छोड़ दिया, आप सीए एग्जाम क्लियर हो चुके हो, अब आपको फिर से पढ़ना नहीं है, आपको फिर से आपके नॉलेज को ब्रश अप करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग देख रहे हो जैसे कि जीएसटी पूरा ही नया लॉ आ गया, तो ये लॉ पहले था ही नहीं। तो अगर कोई सीए एग्जाम अगर 10 साल पहले क्लियर कर चुका है, वो बोलेगा मेरे को अब पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस, सो दैट इज व्हाई सीएस का जॉब काफी रेलेवेंट है, बिकॉज जब हर साल टैक्स के लॉस चेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई एक एक्सपर्ट होना चाहिए जिसे पता है कि ये नया टैक्स का लॉ क्या है। तो इसलिए सीए कोर्स का जो लाइफ है बेसिकली वो कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इसका जो पूरा लर्निंग का प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग है। सो अगेन एडवांस अकाउंटिंग, देन ऑडिटिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, ईआईएस एंड एसएम, बेसिकली इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उसका बेसिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एसएम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो एमबीए कर रहा है, एमबीए का जो मेन सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का, उन्होंने उसका थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ईआईएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बेसिक चीज है उन्होंने यहाँ पे इसको भी इंक्लूड किया है। एंड देन देयर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। सो इस तरीके से उन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया। अगेन वही क्राइटेरिया है, स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लाना जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना जरूरी है। बट अगेन जो एग्रीगेट है वो 400 में से 200 मार्क्स लाना चाहिए फॉर क्रैकिंग एवरी ग्रुप। इसमें ग्रुप वाइज डिवाइड किया, अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप 1 क्लियर करकर ग्रुप 2 फेल होता है चलेगा, उसको फिर से ग्रुप 1 लेने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई ग्रुपिंग किया गया है। अच्छा, ग्रुपिंग करने का एक और रीजन क्या है यहाँ पे, जो दो ग्रुप से सी इंटर के जो सेकंड लेवल है उसमें से अगर स्टूडेंट कोई भी एक ग्रुप क्लियर कर देता है तो यहाँ पे उसको सीधा आर्टिकलशिप स्टार्ट करने का चांस मिलता है। आर्टिकलशिप इज अगेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर वो ट्रेनिंग लेता है जो 3 इयर्स का है, जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। तो वो कोई भी एक ग्रुप क्रैक कर लेगा तो आर्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। फिर जैसे आर्टिकलशिप वो कर रहा है उस दौरान वो अपना कोई भी दूसरा बच्चा कुछ ग्रुप जो वो क्लियर नहीं किया वो क्लियर कर सकता है। फिर जैसे ही आर्टिकलशिप खत्म होगा फिर सीए फाइनल का जर्नी स्टार्ट होगा। अगेन सेम वही स्ट्रक्चर है ग्रुप वाइज, ठीक है। ब्रॉडली अगर आप देखोगे सब्जेक्ट के नाम भी ऑलमोस्ट सेम रिपीट हो रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अगेन अकाउंट्स, देन ऑडिटिंग हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया एंड देन लॉज, ठीक है। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव पेपर होता है जहां पे 4-5 कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। तो यू हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ इंटरेस्ट है तो आप वो एक पेपर चूज कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि जीएसटी। ब्रॉडली सब्जेक्ट्स वही है, सिर्फ लेवल एडवांस हो जाता है। क्राइटेरिया पासिंग का अगेन वही है, ग्रुप 1 400 मार्क्स का, ग्रुप 2 400 मार्क्स का। पास होने के लिए आपको एग्रीगेट लेवल पे 50% मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और है जो मैं बताना भूल गया। अगर सपोज कोई स्टूडेंट से ये 4 पेपर्स में से सपोज किसी ने क्या किया, किसी को अकाउंट्स में से 60 मार्क्स आ गए, 60 मार्क्स, और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स आए, अभी भी इसका एग्रीगेट 200 मार्क्स का नहीं हो रहा है, ग्रुप 1 फेल हो चुका है वो, राइट। बट बिकॉज उसको 60% मार्क्स आए कोई एक सब्जेक्ट में, तो इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसा मानती है कि आपको ये सब्जेक्ट काफी अच्छे से आता है, तो ये वाला सब्जेक्ट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम जब आप दोगे तो आपको 3 पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो दिस इज वन सच रिलीफ जो हम लोग देख सकते हैं। मतलब अगर अगेन 60 मार्क्स ला रहा है वो और बाकी 3 में 40 मार्क्स ला रहा है, ही इज स्टिल नॉट गेटिंग एग्रीगेट ऑफ 50%। ग्रुप 1 फेल हो चुका है, बट अगले अटेम्प्ट में उसको अकाउंटिंग सब्जेक्ट देना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले के अटेम्प्ट में उसने 60% मार्क्स स्कोर किए। तो जब भी कोई स्टूडेंट 60% मार्क्स स्कोर करता है उसको एग्जाम्पशन मिल जाता है। और ये वाला रूल सिर्फ इंटर और फाइनल लेवल पे, फाउंडेशन में उसे पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर करना ही पड़ेगा। Got it. So this is again the broad structure, इस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कोई और कोर्सेस में नहीं होती है, वो ये है कि इधर ये पूरे कोर्स में, सीए कोर्स में जो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रिजल्ट होता है, इट इज एक्चुअली इन अ वे कंट्रोल्ड, राइट। सो मैं नॉर्मली किसी को भी ये चीज बताता हूँ यूजिंग दिस वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जब भी कोई पूछता है सीए कोर्स का वैल्यू क्यों रहेगा, कुछ साल के बाद भी ये कोर्स क्यों रेलेवेंट रहेगा, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है,
ठीक है, अभी अगर आपको मैं पूछूं, अगर से कोई सिंपल पानी की बोतल है, राइट, तो ये पानी की बोतल को अगर हम लोग कोई रेगुलर शॉप से खरीदे तो 20 रुपए में बोतल मिलती है, करेक्ट। सो अगर कोई Correct. पानी का बोतल में परचेस करो 20 रुपए में आराम से वो पानी का बोतल मिल जाएगा। यही पानी का बोतल अगर सपोज कोई ऐसी जगह पे हम लोग उसको सेल कर रहे हैं जहां पे उसका सप्लाई है ही नहीं, जैसे कि सपोज डेजर्ट में मैं यही पानी का बोतल बेचने जाऊं जहां दूर दूर तक पानी नहीं है, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए लोग ज्यादा पैसा पे करेंगे। Correct. बोलने का मतलब क्या है, सेम पानी का बोतल है जो हम लोग 20 रुपए में खरीदते हैं, यही पानी का बोतल जो है अगर डेजर्ट में लेके जाऊं मैं तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। व्हाई दिस हैपेंस, इसका सिंपल रीजन ये है, बिकॉज यहाँ एक सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल अप्लाई हो रहा है, वो है सप्लाई का। जो भी चीज का सप्लाई कम होता है उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पानी का बोतल आराम से हम लोगों को यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, अगर मैं कोई दुकान पे जाऊंगा, कोई रिटेल शॉप पे जाऊंगा, पानी का बोतल आराम से मिलता है, वहां सप्लाई अच्छा खासा है। यही पानी की बोतल का सप्लाई डेजर्ट में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे उसकी चीज की कीमत ज्यादा होगी। तो सिंपल रूल ऐसा ऐसा हमें बोलता है, जो भी चीज का सप्लाई रेगुलेटेड है, जो भी चीज का सप्लाई कंट्रोल्ड है, उस चीज की कीमत ज्यादा होगी। सेम इज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनका पूरा सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब कौन से एग्जाम में, कौन से अटेम्प्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास होंगे, ये मोटा मोटी जो इंस्टीट्यूट है, आईसी है, जो सेंट्रल बॉडी है, वो कंट्रोल करती है। सो व्हेन सप्लाई इज लिमिटेड द प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जितना डिमांड है इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उससे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया एग्जाम में। तो डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट जो है वो रिजल्ट कंट्रोल करती है एक हिसाब से, और रिजल्ट जो है वो उन्होंने जिस तरीके से रिजल्ट निकाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली जो डिमांड सप्लाई उसको मेंटेन किया, बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज द रीजन सीए कोर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी कम नहीं हुआ है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। बाकी और जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अगर बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सीए में पास परसेंटेज कितना है, सो अगेन पास परसेंटेज कितना, ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट जॉब हो जाता है हम लोगों के लिए। उसका रीजन मैंने अभी जैसे आपको बताया, हर साल के हिसाब से, हर साल के क्राइटेरिया के हिसाब से, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को देखते हुए, इंडस्ट्री डिमांड को देखते हुए जो इंस्टीट्यूट है वो पास परसेंटेज डिसाइड करती है। और पास परसेंटेज डिसाइड करते हैं मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट कोई पास हो रहा है तो उसको फेल कर देगी। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी इसमें होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने एग्जाम अच्छा दिया, हम लोग फेल हो गए। बट मेनली क्या होता है, अगर सपोज से कोई अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट को कम रिजल्ट निकालना है, व्हाट दे विल डू इज वो पेपर का लेवल डिफिकल्ट बना देंगे, एंड इट इज वेरी इजी टू मेक अ पेपर डिफिकल्ट। सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ऐसे एरिया में से कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ लेगी जो बहुत डिफिकल्ट है। नाउ यू कैन सी कि पास्ट जो ये मैंने ये डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे पुट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 2020, सो आई जस्ट zoom this once, right? So 2010 से लेके 2021 तक का डेटा मैंने यहाँ पे पूरा एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की। यू कैन सी ये जो परसेंटेज के जो बार्स दिख रहे हैं, दिस इज दी सीए फाइनल बोथ ग्रुप रिजल्ट परसेंटेज, राइट। फॉर एग्जांपल अगर सपोज जुलाई 2021 एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 12% रिजल्ट आया, इसका मतलब ये है कि 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 12 स्टूडेंट्स जो है दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। एक अटेम्प्ट नहीं बोलूंगा, दोनों ग्रुप जितने भी वो बच्चे उस अटेम्प्ट में एग्जाम दिए थे उसमें से 100 में से अप्रोक्सीमेटली 12 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। नाउ लुक एट द परसेंटेज, इट इज चेंजिंग। कभी ये परसेंटेज इंक्रीज होके ये देखो ये अटेम्प्ट में 27% हो गया, व्हिच इज एक्चुअली ह्यूज, बिकॉज नेवर इट हैपेंड कि ये इतना ज्यादा हो गया। कभी कभी इंस्टीट्यूट को लगता है कि हमें पास परसेंटेज काफी कम करना है, 6% कर दिया उन्होंने, राइट। एंड इन 2020 was an exceptional year क्योंकि कोविड के टाइम पे एग्जाम हुआ नहीं था, उन्होंने दो एग्जाम को एक जगह मिक्स कर दिया था। सो नंबर कितना वेरी हो रहा है, अगेन ये नंबर इतना वेरी क्यों होता है, बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द पास परसेंटेज, और उनको अगर कोई अटेम्प्ट में कम रिजल्ट लगाना है तो वो एग्जाम के लेवल को ही डिफिकल्ट कर देते हैं। अगेन और अगर सपोज किसी अटेम्प्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स को निकालना है तो क्या करेंगे, पेपर का लेवल इजी कर देंगे, या फिर पेपर को जिस तरीके से चेक करें वो थोड़ा ज्यादा मार्क्स देंगे स्टूडेंट को, जिससे अगेन रिजल्ट जो है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट करें। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक टू सीए कोर्स, एंड दैट इज द रीजन ये कोर्स जो है वो उसमें डिमांड सप्लाई को काफी इन्होंने बहुत सोच समझ के रेगुलेट किया है। सो वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दिस की सीए एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। The only predictable part about the institute is that it is unpredictable.
so no one can easily predict what it is up to, right? So ये मैंने आपको बताया. अच्छा, अभी इसमें मैंने इस स्लाइड में एक चीज और इंक्लूड की है अबाउट द कॉस्ट ऑफ द कोर्स. One of the most fascinating aspects of chartered accountancy course is that it is extremely economical. मतलब मैंने इतने सारे कोर्सेज देखे, बिकॉज मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से पहले था, तो मेरे को पता है कि मेडिकल अगर सपोज कोई पर्सन परस्यू कर रहा है, नॉट अगेंस्ट एनी कोर्स एज सच, बट एक जनरल कंपैरिजन में करके बता रहा हूँ. ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट वही करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है. सो बट अगर सपोज किसी को सीए कोर्स करना है, so one of the best part about this course is that it is extremely economical. मतलब इसका मैंने प्राइस यहाँ पे टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ इंक्लूड किया है. So this is the total cost structure of the entire course. So you can see कि कितना कम यहाँ पे खर्चा लग रहा है. So CA फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल है उसका अप्रोक्सीमेट टोटल फीस 11,300 है. This fees I'm talking about is the fees we are paying to the institute for registration and exam. राइट, इसमें कोचिंग का फीस इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स कोचिंग आप किधर से करोगे उसके हिसाब से उसका जो कॉस्ट है वो वेरी हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो फीस है जो हम इंस्टीट्यूट को पे करते हैं. अज्यूमिंग कोई स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहा है तो कितना पे करेगा? सो सीए इंटर में 34,000 अप्रोक्सीमेटली, सीए फाइनल में अप्रोक्सीमेटली 40,000, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए 2,000 रुपीज. सो अगर देखा जाए इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ भी कर देते हैं 1 लाख रुपीज से ज्यादा उसको पे नहीं करना पड़ेगा. So this is very economical according to me. बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल कोर्स है, राइट? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हो तो हर जगह बहुत ज्यादा फीस होता है. इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत जगह पे आराम से इजीली 1-2 लाख फीस तो हर साल की होती है. एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द एंटायर कोर्स. मतलब स्टूडेंट जो है वो सीए बन जाएगा ओनली इन दिस बेयर मिनिमम कॉस्ट. अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स कोचिंग का हमें एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलना गलत होगा कि स्टूडेंट इतने पे करेगा. अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं आपको तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि टोटल 1 to 2 लाख रुपीस अगर हम लोग और ऐड करें तो उसमें वो अच्छे से कोचिंग में कर लेगा, राइट? ऑफ कोर्स कोचिंग का फीस इसमें इंक्लूड नहीं किया. उसका रीजन ये है कि इट डिफर्स, आप कहाँ से कर रहे हो, आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, तो इससे कोचिंग का अमाउंट जो है वो डिफर हो जाएगा. सो दैट वाज द रीजन आई हैवंट इंक्लूडेड इट इन द एंटायर कोर्स. बट इसमें एक चीज और होती है, आर्टिकलशिप जब कोई स्टूडेंट करता है तो आर्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ही आल्सो स्टार्ट्स अर्निंग, बट द अमाउंट इज नॉट वेरी सब्सटैंशियल. मतलब बहुत ज्यादा कमा लेगा ऐसा नहीं है. तो मतलब जो स्टूडेंट आर्टिकलशिप करते हैं अगर वो कोई बड़े फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो इन दैट केस वो जब वो कोर्स कर रहे हैं उस दौरान वो कमाना भी स्टार्ट कर देंगे. ऑफ कोर्स द अमाउंट इज वेरी स्मॉल, बट बता रहा हूं कि स्टूडेंट जो है वो खर्चा करते करते इनकम कमाना स्टार्ट भी कर देता है. ऑफ कोर्स अमाउंट बहुत छोटा होता है. इनफैक्ट बहुत जगह पे तो ज्यादा होता भी नहीं, तो पेट्रोल और डीजल के खर्चे उतने ही निकलते हैं. बट सिर्फ बता रहा हूं मैं कि ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप धीरे धीरे अर्न भी करना स्टार्ट करोगे, गिवन द फैक्ट कोर्स काफी सस्ता है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस. कुछ और बेसिक एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड किए, जैसे कि वन सच एडवांटेजेस, आप बहुत जल्दी आपका करियर स्टार्ट कर सकते हो एट द एज ऑफ ओनली 21 और 22. हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर किया है, मैंने खुद ने भी जल्दी एग्जाम क्लियर किया है. तो जब भी कोई स्टूडेंट क्लियर कर लेता है एग्जाम 21 या 22 इयर्स में, तो हम लोगों का नॉर्मल सजेशन ये रहता है, डू नॉट जस्ट स्टॉप देयर. सीए के अलावा आप बहुत सारे एड ऑन्स कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सीए प्लस एमबीए इज वन सच अमेजिंग कॉम्बिनेशन. ठीक है, देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ अस जिसने आईआईटी इंजीनियरिंग एग्जाम देने के बाद डिसाइड किया उसको सीए करना है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही क्लियर्ड द सीए एग्जाम. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीए के साथ में एक और पैरेलल कोर्स करते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी. करने से फायदा क्या होगा, बिकॉज जब कोई स्टूडेंट सीए एग्जाम पढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे सब्जेक्ट सीएस एग्जाम में भी कॉमन होते हैं. सो दैट इज द रीजन वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, राइट? देयर आर मेनी सच गाइस जो सीए सीएस दोनों भी हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू नो साकेत मेहरोत्रा, इवन ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दोनों पैरेलली करते हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट सीए बन जाता है जल्दी से तो हम लोग बोलते हैं कि और भी दूसरे कोर्सेज आपको करना चाहिए, वैल्यू एडिशन हो जाएगा. आप कहीं जॉब करना चाहते हो या फिर आप और भी कई कंपनी में अगर कुछ और करना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसका, राइट? देन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि ये कोर्स मतलब बाकी और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज अगर मैं देखूं तो मेरे को नहीं लगता है इससे ज्यादा इकोनॉमिकल प्लस इससे ज्यादा वैल्यू कोई कोर्स आपको देगा. नो प्लेस रेस्ट्रिक्शन. अगेन फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोटे शहर से अगर सीए बन चुका हूं
तो मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा जॉब के लिए, कहीं से भी काम स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं सीए का जो काम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी से। तो जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, हम लोग देख रहे हैं इंडिया का इतना अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है, तो इंडिया में कहीं पे भी अगर कहीं ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली हर एक बिजनेस को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होगी। सही है। सो कोई प्लेस का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई छोटे शहर से है, कोई मेट्रो सिटी से है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मेट्रो सिटी जाना पड़ेगा जॉब तभी मिलेगा। हम हमारा खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़े शहर से नहीं हूँ, आई बीन फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। मैंने खुद का कोचिंग एकेडमी स्टार्ट किया था अलोंग विद माय टीम। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो छोटे शहर में भी रह के बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो बेसिकली बिजनेसेस को अगर आप समझते हो, बिजनेसमैन की नीड्स को समझते हो, तो कहीं से भी काम कर सकते हो। अगेन देयर इज जस्ट वन सॉरी फॉर इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरप्टिंग ओनली यू सर, मेरिट इज बट आपके रिवॉर्डेड। जो स्क्रीन है वो आई थिंक टोटल कॉस्ट ऑफ कोर्स के स्लाइड पे ही अटकी है। जस्ट अ मिनट, या नाउ इट्स डन। इज इट विजिबल नाउ? या फ्यू एडवांटेज ऑफ द कोर्स। Okay, okay, okay. Right. So these are the advantages which I was discussing. You can start your career early, extremely economical, no place restrictions, and then only merit is rewarded. यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे अगर आप सच में हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड हो, तो ही आपको आप एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। यानी कि यहाँ कोई और दूसरे तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज में होता है, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो डेफिनेटली वो एग्जाम को क्रैक करेगा। एंड देन लास्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ भी हो जाए, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि रिसेशन में अगर कुछ होगा तो ये कोर्स का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि इंडिया जैसे इकोनॉमी में ऐसे कोर्स का रेलेवेंस रहेगा। वन ऑफ द रीजंस जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो अगेन मार्केट सिनेरियो को देखते हुए रिजल्ट जो है वो निकालती है। सो दैट इज द रीजन हम लोग देख रहे हैं कि ये कोर्स काफी रेलेवेंट है आज, 10-15 साल 20 साल पहले भी था, और ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी ये कोर्स का रेलेवेंस डेफिनेटली रहेगा। अगेन सो टू कंक्लूड, एक लास्ट चीज जो शायद आपने भी मेरे को बोली थी, तो मैं यहाँ पे लास्ट इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए किसी एक एग्जाम आप क्रैक करो। सो ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे हिसाब से तो, बट देयर आर 3 थिंग्स व्हिच यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन। फर्स्ट इज हार्ड वर्क। ये कोर्स एक्चुअली भी हार्ड वर्क का है। इनफैक्ट इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, डजंट रियली मैटर, इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू विल इवेंचुअली क्लियर द एग्जाम। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन 2013 से बेचारा सी फाइनल एग्जाम दे रहा है। सो दिस इन दिस अटेम्प्ट ही क्लियर्ड द एग्जाम। द रीजन इज ओनली हार्ड वर्क, राइट। मेरे एक फैकल्टी है जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, उनके 10th की परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 55% है। अगर कोई भी उनको बोलेगा कि इतने कम परसेंटेज आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो सीए बन चुके हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो बोलने का मीनिंग है बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे जहां पे वो स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट जो होता है ना, मैं बोलूंगा टैलेंटेड अगर आप हो, टैलेंट की ज्यादा जरूरत होगी दूसरे कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल आईआईटी एग्जाम क्रैक करना है, या फिर नीट एग्जाम क्रैक करना है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको टैलेंट की ज्यादा जरूरत होगी। इन सीए कोर्स इट इज रियली मोर ऑफ हार्ड वर्क। तो आप हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, ऑनेस्ट हो, आप फोकस्ड हो, in that case you can definitely become CA. So these are the ingredients for becoming a chartered accountant. Talent रहेगा बहुत अच्छी बात है, टैलेंट नहीं भी रहेगा, by sheer hard work you can crack the exam. So I will also give an example. There was a student, मराठी मीडियम से था वो स्टूडेंट। सो उसको बेसिक कैलकुलेशंस तक नहीं आते थे, फ्रैंकली स्पीकिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन तक वो स्ट्रगल करता था, हर वर्ड का मीनिंग लिखता था जब भी हम लोग उसको पढ़ाते थे तब। He cleared the exam in first attempt. Reason is only hard work. So बहुत सारे ऐसे अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं जहां पे स्टूडेंट उतना टैलेंटेड नहीं है, बट अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, इजी है, वास्ट सिलेबस, तो हार्ड वर्क की बहुत जरूरत होगी। विदाउट हार्ड वर्क आई डोंट फील कि कोई भी पर्सन ये बना है। सो हार्ड वर्क इज द मेन एलिमेंट ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो ब्रॉडली मैंने सारी चीजें कवर की है जो भी आपने मेरे को क्वेश्चंस पूछे थे। तो इसके अलावा अगर आपको और कुछ क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। फैंटास्टिक सर। आई थिंक तो ये तो मतलब 13 स्लाइड की प्रेजेंटेशन में आपने सब पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू फॉर दैट। राइट।
मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन इसके साथ है कि इफ आफ्टर 12th व्हाट डू आई हैव टू डू, लाइक फर्स्ट स्टेप आई हैव टू डू इज रजिस्टर विद the ICA, the institute in Delhi. Right, ICI. Correct. And after that, do I have to do some kind of undergraduate degree parallelly to it, or do you have to just go to coaching? No. For instance, मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ है कि हमें पैरेलल कोई कोर्स करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा. इट इज नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल मैंने खुद ने कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया, आई एम जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट बनते हैं, बीकॉम या बीबीए जैसी डिग्रीज वो लेते हैं पैरेलली. इफ यू आर डूइंग इट, वेल एंड गुड. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई स्टूडेंट सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सीए एग्जाम का लेवल ऐसा होता है कि उसको बाकी सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं. ही कैन वेरी इजीली क्लियर द एग्जाम. मैं मेरे एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम का एग्जाम भी करते हैं, पैरेलली करते हैं. तो मतलब अलग से उनको ऐसा नहीं है कि उनको अलग से उस पर कुछ फोकस करना पड़ेगा. 12th के बाद में वो पैरेलली बीकॉम का एग्जाम भी करते हैं और पैरेलली फिर सीए का भी प्रिपरेशन साथ में ही करते हैं. सो नो इश्यूज विद दैट. इनफैक्ट बहुत इजी एग्जाम होता है वो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो इन दैट वे वो वाला एग्जाम जो है बहुत इजीली वो क्रैक कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफी कॉमन होता है. करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद मेरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने बीकॉम या ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स नहीं किया, आई एम जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट इज नॉट नेसेसरी. बट अगर आपको सीए के बाद में और दूसरी चीजें करनी है, एमबीए एंड ऑल करना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आप पैरेलली 12th के बाद में अगर आपको सीए करना है तो सीए के लिए रजिस्टर करो, एग्जाम्स आप देते जाओ और पैरेलली आपका 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा. Got it. So, yes. और जो आप सीए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हो तो उसमें एडमिशन कब लेनी चाहिए, उस 12 के बाद? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने अभी स्लाइड में आपको बताया था, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट लेवल इज सीए फाउंडेशन लेवल, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 11th और 12th, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो लेट डिसाइड करते हैं, वो 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में फिर सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, ही इज एक्चुअली वेस्टिंग लॉट ऑफ हिज टाइम. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सपोज कोई कॉमर्स चूज कर रहा है और कॉमर्स चूज करने के बाद में वो सीए करने का सोचता है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, तो 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस एज सच बहुत चैलेंजिंग नहीं होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट बोर्ड का अगर आप सिलेबस देखो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिलेबस नहीं है. तो 11th और 12th के साथ में हम लोग एक्चुअली उनको सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट अगर 10th स्टैंडर्ड के बाद में 11th में एडमिशन ले रहा है, तो हम लोग है ना इवनिंग सेशन में उसको 11th के लिए प्रिपेयर करते हैं और हम लोग मॉर्निंग में अलग से उनको बुला के सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो दैट वो 2 years तक अगर सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन अपीयरिंग फॉर एग्जाम. सो इसमें मेन चीज क्या है, आप कितने जल्दी कोई चीज को प्रिपेयर कर रहे हो. आप 12th के बाद प्रिपेयर करोगे, आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा, आपके पास 4 to 5 months रहेंगे प्रिपेयर करने के लिए. बट आप 11th से प्रिपेयर करो, यू हैव 2.5 years फॉर गिविंग द एग्जाम. जितना आप ज्यादा वेल प्रिपेयर रहोगे, ऑब्वियसली आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर करने का ज्यादा हो जाएगा. सो दैट इज द मेन थिंग. Got it, sir. Fantastic. Right. So tell us about your whole journey, sir, कि आपने सीए को लोगों को प्रिपेयर करने के जर्नी में कब से स्टार्ट हुआ आपका? Right, it is actually a very interesting journey. So the story started जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मेरे कलीग थे सीए दिनेश वन, तो उनका पहले से डिसाइडेड था, वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि मेरे को कोचिंग एकेडमी स्टार्ट करनी है. सो एट दैट टाइम आई वाज इन सीए फाइनल. सो मैं मेरा सीए फाइनल एग्जाम दे रहा था और मैं सीए फाइनल एग्जाम दे चुका था. आई वाज वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स. तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कोचिंग एकेडमी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पढ़ाओगे क्या कुछ सब्जेक्ट्स? तो उन्होंने मेरे को बोला आप मर्केंटाइल लॉ नाम का एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ाओगे क्या? सो आई वाज एक्चुअली वेरी फैसिनेटेड इन दिस एंटायर टीचिंग जर्नी. सो मेरे को पहले से शौक था पढ़ाने का, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई करते हैं. तो तब आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस एज एज अ करियर. बट मेरा सीए एग्जाम का रिजल्ट आने के पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था. मतलब बेसिकली even before I became chartered accountant, I started my journey. तो हुआ ये कि उस टाइम पे जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका नाम सीपीटी हुआ करता था बैक देन. तो जो मेरा फर्स्ट बैच का रिजल्ट है, मतलब जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, उनका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट साथ में आया.
सेम डेट पे सीए फाइनल का और सीए सीपीटी एग्जाम जो है उनका रिजल्ट साथ में है. So in that batch, almost every student cleared their entrance exam, and even I cleared my, CA final exam. So that was a very interesting start to my journey. And then I decided कि मेरे को यही करना है. So actually, I was pretty much clear कि मेरे को क्या करना है. बहुत सारे लोग जो है CA बनने के बाद सोचते हैं अरे यार CA बन गया अब क्या. But I was fortunately very much clear कि मेरे को ये करना है. मतलब मेरे को कोचिंग में पहले से इंटरेस्ट था. So I never practiced anything. मतलब मैंने एक भी इनकम टैक्स रिटर्न किसी के लिए फाइल नहीं किया अभी तक जब से मैं सीए बना, बिकॉज आई वाज फुल टाइम इनटू कोचिंग. सो शुरुआत से सिंस 2011 आई एम इनटू कोचिंग. फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर. राइट. फिर उसमें उसके बीच में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे पड़ा आपका? 2011 बहुत थिन लाइन है. चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बन जाता है उसके बाद में स्टॉक मार्केट से फैसिनेटेड ना हो, ये थोड़ा सा बहुत लिंक्ड है दोनों की चीजें, ऐसे मैं बोलूंगा. तो जब मैं खुद सीए फाइनल में था, एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माय डीमैट अकाउंट. आई वाज वेरी लेट देयर क्योंकि मैं जब आपको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं कितना लेट स्टार्ट किया. बट द जर्नी वाज वेरी अमेजिंग, बिकॉज क्या होता है कि जब आप जो चीज पढ़ रहे हो, जब पढ़ा रहे हो जो चीजें, और वही चीजें अगर प्रैक्टिकली आप देखते हो तो आपको आसानी होती है वो चीजों को समझने में. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लेमैन बैलेंस शीट पढ़ना समझना हो सकता है उन्हें डिफिकल्टी हो, बट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर अ सीए स्टूडेंट, ये सारी चीजें समझना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज बेसिकली वो पूरे टाइम वही कर रहा है. तो ये सब चीजों की वजह से काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है वो. प्लस स्टॉक मार्केट, मतलब बेसिकली मेरे को इसमें फैसिनेशन इसलिए था बिकॉज इट इज एंटायरली इकोनॉमिक्स. सारा डिमांड सप्लाई है बेसिकली. तो बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो स्टॉक मार्केट जो है, प्लस उसमें फाइनेंसेस होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं जो हम लोग समझ सकते हैं जल्दी से. तो दैट इज द रीजन स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग मेरे को शुरुआत से लगता था. हालांकि पर्सनली मेरे घर पे किसी को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अगेन मैं तो ये बोलूंगा कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टिंग एंड ऑल. जो आप कर रहे हो, जो देख के मेरे को बहुत खुशी होती है. थैंक So यू. that is how entire thing started. थैंक यू. Of course, there were many learnings as well. मतलब मैं एज एन इन्वेस्टर जैसे था आज से कुछ 5 से 6 साल पहले, तो काफी लर्निंग्स होती है. तो आपको टाइम देना पड़ता है. अगर आप 10-15 इयर्स तक रहते हो मार्केट में तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या गलतियां की है. तो जब मैं देखता हूँ कि मैं कैसे था शुरुआत में और अभी मैं देखता हूँ खुद को कैसा हूँ, सो मेरे को लगता है कि मैंने काफी टाइम लगा दिया सीखने में. सो द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज, क्योंकि आप बहुत जल्दी सीखोगे और आपके जो मिस्टेक्स है वो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तब जाके आपको समझ में आएगा आप क्या क्या गलतियां करते हो. बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है पैसा कमाने का. सबके अलग अलग तरीके होते हैं. कोई ट्रेडर है वो भी पैसा कमा लेगा, कोई कोई इन्वेस्टर है वो भी पैसा कमा लेगा. सो पैसा सबको कमाना है, बट सबके अलग अलग तरीके होते हैं. तो ये जो भी, अगर आपका आप किस में आपका इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको सीखने में काफी टाइम लग जाता है. सो मैं एज एन इन्वेस्टर जैसे था, आई एम अ चेंज पर्सन राइट नाउ, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मेनी लर्निंग्स. ट्विटर पे भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के जो ट्वीट्स होते हैं वो पढ़ के, मतलब मैं काफी इंस्पायर हुआ बहुत सारी चीजों से. सो दैट वाज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आई एम अ वेरी वेरी एक्सपर्ट पर्सन. इनफैक्ट मेरे से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है स्टॉक मार्केट में, बट ऑफ कोर्स आई एम अ चेंज पर्सन. मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, आई एम अ चेंज इन्वेस्टर. जैसे मैं पहले था 10 साल पहले, अभी मैं काफी चेंज हुआ हूँ. मैंने मतलब काफी गलतियों से सीखा है. ग्रेट 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 सर. सीए कोर्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड कितना नॉलेज होता है सर? काफी कुछ होता है. फॉर एग्जाम्पल सीए फाइनल में सब्जेक्ट्स है काफी सारे. उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है. बहुत कुछ लिंक्ड है, बहुत कुछ लिंक्ड है. इनफैक्ट प्रैक्टिकली मैं बोलूंगा इवन टैक्सेशन भी काफी कुछ लिंक्ड है. अगर स्टॉक मार्केट के टैक्सेस को अगर आपको समझना है, या फिर कोई बिजनेस के टैक्सेस को समझना है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, बैलेंस शीट समझ में आना चाहिए, पी&एल अकाउंट समझ में आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आना चाहिए. एनुअल रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, कोई नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा जिसको कुछ आइडिया नहीं है डेबिट क्रेडिट के बारे में, तो वो शायद उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा. बट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये सारे टर्म्स को बहुत इजीली समझ पाएगा.
फॉर एग्जाम्पल ऑल दी रेशियोज जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना, पी रेशियो एंड ऑल, आरओई, आरओसी, ये सारे रेशियोज एक्चुअली कहीं ना कहीं सीए कोर्स का पार्ट है. सो जब आप सीए करोगे तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे. सो इट इज क्वाइट लिंक्ड, बहुत कुछ लिंक्ड है. ग्रेट 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 सर. राइट. जो जो आपका तीसरा स्टेप था आर्टिकलशिप का, उसमें मुझे एक डाउट था सर. आर्टिकलशिप में एग्जैक्टली जो पर्सन आर्टिकलशिप कर रहा है वो उस पर्टिकुलर आर्टिकलशिप में एग्जैक्टली करता क्या है, उसका रोल क्या होता है? तो आर्टिकलशिप में क्या होता है, पहले तो ये डिपेंड करेगा कि आप आर्टिकलशिप कहाँ से कर रहे हो. बिकॉज जैसा आपका आपके जैसे आपके बॉस का काम करने का नेचर है, एग्जैक्टली आप वही काम सीखोगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल से आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आर्टिकलशिप कर रहे हो, और वहां पे अगर आप सपोज वहां डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हो वहां डिपार्टमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग होता है, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है. तो अगर आप पहले से डिसाइडेड हो कि मेरे को टैक्सेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करूंगा, फिर आपको सिर्फ टैक्सेशन का नॉलेज मिलेगा. बट बहुत सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जो मल्टीनेशनल फर्म्स नहीं होते हैं, मैं मिड साइज और स्मॉल फर्म्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस में हर एक एरिया का काम करता है. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो उनका काम कैसे ऑफिस में, दैट रियली मैटर्स अ लॉट. वो जैसे काम करेंगे वैसे आपको काम देंगे, और वैसे काम आप सीखोगे इवेंचुअली. सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट आप आर्टिफिशियल क्लियर से कर रहे हो. सो काम क्या मिलता है, तो इसमें ब्रॉडली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअली करता है वही सारा काम आपको मिलेगा करने को. द ओनली थिंग इज दैट आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट बनाना आप सीखोगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखे जाते हैं, आप साइन नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ. जब सीए बन जाओगे तो आप खुद से वो सब काम कर सकते हो. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो जो 3 साल का आर्टिकलशिप का फेज होता है उसमें वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है. इनफैक्ट मैं बोलूंगा आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिकलशिप आप जिस तरीके से करते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो रहता है वो बहुत ही काम की चीज होती है. वो बेसिकली आपके पूरे करियर को शेप करेगी. राइट. सो आर्टिकलशिप कहाँ से करना है, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्लियर माइंडेड है कि मेरे को करियर में करना क्या है, तो आर्टिकलशिप का डिसीजन काफी आसान हो जाता है. सपोज किसी को सिर्फ टैक्सेशन में काम करना है, तो आर्टिकलशिप वही कंपनी में करेगा, वही एमएनसी में करेगा जहां पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट उसको काम मिल रहा है. सो दैट रियली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. वो बेसिकली आपके करियर को शेप करेगा. Got it, got it, got it, got it. So I राइट. think ये 1 hour का एकदम प्रॉपर मास्टर क्लास हो गया सीए पे, एवरीथिंग रिलेटेड टू सीए. Any ending थैंक यू remarks सर. for the aspiring CS जिन्हें सीए बनना है? हाँ, फॉर एस्पायरिंग सीएस मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में इंक्लूड किया ना, आई रियली वांट कि वो इसके अलावा और कुछ करे. बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है कि एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि यार सीए मतलब इसको सिर्फ टैक्स का ही काम आएगा, इसको सिर्फ ऑडिट का काम आएगा, ये सिर्फ फाइनेंस से देखेगा, सीए ये नहीं कर सकता, सीए वो नहीं कर सकता. एक्चुअली आप देखोगे ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना ज्यादा डाइवर्स हो गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. ठीक है. जब स्टार्टअप चालू करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वो काम में आएंगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के दौरान आपने सीखी है. आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना, इक्विटी डेट कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, खुद का बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना, देन इन दैट केस आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा. सो ये बहुत ही शॉर्ट लिस्ट में बोलूंगा इसको. इसके अलावा मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे सीएसए जो स्टार्टअप्स में जो बहुत एक्साइटिंग काम कर रहे हैं. राइट. फॉर दैट मैटर मैंने ये भी देखा था, आपने जिस तरीके से जिस तरीके से स्क्रीनर वेबसाइट बना है, उसका जर्नी मैंने देखा था. इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग. सो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सीए बनने का यही काम होगा. ये तो एकदम लिमिटेड लिस्ट है. सो डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दिस लिस्ट. बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. सीए इज बेसिकली अ ब्रिक. यूजिंग अ ब्रिक यू कैन क्रिएट एनीथिंग. सो ये बहुत बेसिक चीज है. इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो. सो दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू से. ये लिस्ट तक लिमिट मत रखना, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. Fantastic, fantastic, fantastic. Thank you for being on the podcast. थैंक्स लॉट. Thank you. थैंक्स लॉट. Thank Yes. you.